नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अली बुखारी और कानून और आप आज मंडे 6 मई 2013 को आपकी खिदमत में हाजिर। इवन दो बैंक हॉलीडे वीकेंड है तभी मेरा ये होलिया ऐसा बना हुआ है, लेकिन हम फिर भी अपने शो को चला रहे हैं, फिर भी अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। माजर चाहता हूँ, लास्ट वीकेंड नहीं कर सका था, एक कोर्ट में फंसा हुआ था, लंदन से बाहर था, इसलिए नहीं कर सका। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहले कुछ एक अपना पर्सनल अपडेट के साथ। पर्सनल अपडेट हमारा ये है कि मैनचेस्टर में इस हफ्ते इंशाल्लाह लोगों से मुलाकात हो सकती है 8 मई को, 8 मई यानी वेंसडे को। वो इसलिए कि हम अपना दफ्तर भी मैनचेस्टर का अब ओपन कर रहे हैं इस हफ्ते। अब अगर आप बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी मुलाकात हो सकती है। अपॉइंटमेंट्स बुक कीजिए और वहाँ पे आपका काम चल सकता है। ऑफ कोर्स जो गैंडसिल में, इल्फर्ड में हमने अपना दफ्तर खोला, उसका तो मैं पहले अनाउंस कर चुका हूँ। अगर वहाँ पे भी आप मिलना चाहते हैं तो हफ्ते की अपॉइंटमेंट्स वहाँ पे भी बनती हैं। अब आप चाहे फिंचली में आना चाहें, चाहे आप ईस्ट लंदन में मिलना चाहें, चाहे आप मैनचेस्टर में मिलना चाहें, हमारी आराम से मुलाकात हो सकती है। हर हफ्ते का हमारा कोई ना कोई रोटा वहाँ पे चलता रहेगा। ये तो हो गया जो हमारा अपना था। अब एक वो चीज़ है जिसके ऊपर कि आजकल काफ़ी कुछ चल रहा है। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि 7 मई यानी कल एक चार्टर्ड फ्लाइट बुकड है पाकिस्तान के लिए, जहां पे उन्होंने फिर बहुत सारे लोगों को रिमूव करने की कोशिश करनी है। अब होम ऑफिस का तरीका क्या है, बंदे को किसी को पकड़ के बिठाया हुआ है, जस्ट गिव रिमूवल डायरेक्शंस, उसके बाद वकील वगैरह जो मर्जी करते रहेंगे, उनको करने दो, जोर लगाने दो, देखी जाएगी क्या होता है। अगर किसी कोर्ट से ऑर्डर ले आते हैं, वो एक जो इंजंक्शन ले आते हैं, तो फिर हम उसके मुताबिक फिर उनको रिलीज कर देंगे या उनको रोक लेंगे। अदरवाइज जो भी होता रहे, जो भी वकील कहता रहे, हम लोगों को निकाल देंगे। अब वकील, हम जैसे वकील जो इन कामों में इन्वॉल्व होते हैं, हमारे लिए क्या रास्ता होता है। एक क्लाइंट का पता चला कि उसको डिटेंशन सेंटर में पकड़ लिया गया है, उसको बंद कर लिया गया है। अब फौरी तौर पे देखना है कि क्या उसकी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है कि नहीं। अब एप्लीकेशन पेंडिंग होने के लिए पहले देखते हैं कि उसका कुछ पुराना चलता आ रहा है। अगर तो पुराना चलता आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं चलता आ रहा तो हमको नई एप्लीकेशन डालते हैं। अब ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन, जो भी उसकी सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनके मुताबिक कोई नई एप्लीकेशन डाली जाती है। अक्सर लोग होते हैं जिनके पुराने असाइलम केसेस होते हैं, उनके पास कोई नया एविडेंस भी होता है या कोई नई आर्ग्यूमेंट्स भी होती हैं, और वो लेके चलना चाहते हैं कि जी हमें अभी भी जाने से खतरा है और हमें ना भेजा जाए, तो उनके लिए हम फ्रेश क्लेम डालते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि बस ओवरस्टेज होते हैं, पकड़े जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं खाली बैठने का कोई फायदा नहीं, कोई ना कोई एप्लीकेशन जरूर डाल दिया करें। लोग एप्लीकेशंस नहीं डाल के बैठे होते हैं और कहीं काम कर रहे हैं, कहीं पे घर बैठे हुए हैं, किसी और के लिए छापा पड़ा, पकड़े गए। उनके लिए क्या करना होता है, उनके लिए कोई ना कोई ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डालनी होती है ताकि उनको सिस्टम में लाया तो जाए। अब एप्लीकेशन डाल के उसके बाद फिर आप CIO बेल के लिए यानी चीफ इमिग्रेशन ऑफिसर की बेल के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें आप इमिग्रेशन वालों को कहते हैं कि जी देखो अब इसकी एप्लीकेशन है जिस पे अभी आपने फैसला नहीं किया, इसलिए इसकी रिमूवल डायरेक्शंस भी कैंसिल की जाएं और इसको रिलीज भी किया जाए। अब उन्होंने क्या करना शुरू किया है होम ऑफिस वालों ने कि वो इस पे आगे से आपको जवाब ही नहीं देते। एप्लीकेशन गई हुई है, आप उनको रोज फोन कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, दोपहर शाम कर रहे हैं, वो आगे से जवाब ये देते हैं कि जी हमारे पास बड़े केसेस हैं, हम आपको बिल्कुल जब रिमूवल डायरेक्शंस का टाइम आने वाला होगा उससे पहले बताएंगे। अब 7 मई यानी कल एक जहाज बुक्ड है जहां पे बहुत सारे लोगों को वापस भेजा जाना है। अब उन लोगों के लिए हमने रिप्रेजेंटेशंस करके डाली हुई हैं, यानी हमसे मुराद बहुत सारे वकीलों ने रिप्रेजेंटेशंस करके डाली होंगी, एप्लीकेशंस डाली होंगी। अब अगर उनका जवाब नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे। अब उसमें क्या होगा, आप उनको बार बार लिखते हैं, अगर वो आगे से जवाब नहीं देते, उनको रिलीज नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो हमारे पास जो पुराना एक हरबा जो हमेशा हमने इस्तेमाल किया और जो कानूनन तरीका है इसमें आगे चलने का, वो है जुडिशियल रिव्यू का। कि हम जुडिशियल रिव्यू की दरखास्त डालते हैं और कहते हैं कि जी कोर्ट को, हाई कोर्ट को यह कहा जाए कि जी हमें इंजंक्शन दिया जाए, हमें स्टे ऑर्डर दिया जाए कि इस फ्लाइट पे इस बंदे को रिमूव ना किया जाए क्योंकि उसको निकालना अभी गलत होगा। अब इसके ऊपर क्या, पहले तो कोई मसला नहीं था, हम एप्लीकेशन करते हैं, अगर केस में मेरिट्स हैं तो हमें इंजंक्शन मिल जाता है और उस बंदे को रोक लिया जाता है। उसके बाद फिर हम उसकी एप्लीकेशन करके, बेल की एप्लीकेशन करके उसको निकाल भी लेते हैं। अभी अगर ऐसा ना हो रहा हो तो फिर वो उसको रिफ्यूज कर देते हैं, हम फिर आगे से कोई और रिक्वेस्ट करते हैं, किसी और तरीके से रोक लेते हैं, या फिर वो बंदा वापस चला जाता है। अब जो नई चीज, जो एक डेवलपमेंट आई है, जिस वजह से मैंने आज ये सारी चीज को मेंशन किया, वो ये है, एक तो एक केस आया है जो हाई कोर्ट का केस है जिसमें उन्होंने कहा है कि लास्ट मिनट जुडिशियल रिव्यूज
गलत हैं, नहीं होने चाहिए, और वो सिर्फ टाइम वेस्ट करने वाली बात है। और ये कोर्ट्स को एक डायरेक्शन दी गई है कि उन लोगों को, उन वकीलों को टारगेट किया जाए जो बिल्कुल लास्ट मिनट पर जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशंस करते हैं। मैं खुद ऐसी जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशंस देख चुका हूं कि ग्राउंड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा हुआ है, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू रिमूव दिस पर्सन, फुल स्टॉप। ना कोई उसमें ग्राउंड्स, आपके कोई कानूनन ग्राउंड्स हैं, ना उसके अंदर कोई कानूनी हवाले हैं, ना उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट्स हैं, ना उसके कोई फैक्ट्स हैं, ना कुछ और। मैंने खुद ये एप्लीकेशन देखी किसी और वकील की बनाई हुई, जिसका मकसद जाहिर है सिर्फ ये था कि जुडिशियल रिव्यू डाल दो, चाहे उसमें वो कोई गाना लिख के डाल दो, डजंट मैटर, लेकिन जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन डलेगी, उसका वो जो सीओ नंबर आता है वो इशू हो जाएगा, और वो आप इमिग्रेशन वालों को दिखा के रिमूवल डायरेक्शंस कैंसिल करा सकते हैं। अब इसका पहला जवाब होम ऑफिस वालों ने ये निकाला कि जी सिर्फ जुडिशियल रिव्यू डाल देने पे हम रिमूवल डायरेक्शंस कैंसिल नहीं करेंगे, आपको आगे से कोई स्टे ऑर्डर भी लेना चाहिए। अब हमने स्टे ऑर्डर की तरफ काम करना शुरू किया, तो अब ये नई चीज आ गई है कि अगर ये समझा जाता है जजेस की तरफ से कि नहीं जी स्टे ऑर्डर भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं और करेंगे, और ये केस इसमें मेरिट भी कोई नहीं है, और उनको ये नजर आता है कि जी ये वकील ने सिर्फ और सिर्फ आखिरी मिनट पे रिमूवल डायरेक्शंस को रुकवाने के लिए जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन की है, तो वकील को पकड़ा जाए उस पर, या वकील को सजा दी जाए। अब इस चीज का जो सबसे बड़ा मसला बनता है वो क्या बनता है? अब मैं वकील हूं, मैं अपने क्लाइंट के लिए लड़ना चाहता हूं, मुझे नजर आ रहा है कि जी क्लाइंट फंसा हुआ है, अब उसको इमिग्रेशन के चुंगल से निकालने के लिए मुझे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। अब अगर कोर्ट जाते हुए मुझे डर लगेगा कि यार पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, तो मैं अपने क्लाइंट को सही तरह से इफेक्टिवली प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकता, उसको मैं वो प्रोटेक्शन तो नहीं दे सकता जो उसको एक बेडर और वो निडर किस्म के वकील से मिलनी चाहिए। क्योंकि हम जब कोर्ट में जाते हैं, हम अपनी हर आर्ग्यूमेंट आजमाते हैं, हम हर चीज के ऊपर कोशिश करते हैं कि हमको फाइट करने की कोशिश करें, आर्ग्यू करने की कोशिश करें कि हमें मौका मिले कि अपने क्लाइंट को छुड़वा सके। अब यहां पे जब ये सिचुएशन हो रही है कि मुझे कोर्ट जाते हुए डर लगता है कि मैं अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करूंगा, तो हो सकता है जज मुझे आगे से सजा दे, या मुझे फाइन कर दे, या मुझे कोई और मेरे ऊपर सैंक्शन लगा दे, तो फिर मैं अपने क्लाइंट को सही तरह रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकता। अब इसका जो जवाब हुकूमत की तरफ से आ रहा है, हुकूमत फिर इंटरफेयर कर रही है इस चीज के अंदर। हुकूमत ये कहती है जी कि पिछले, अगर आप एक साल के अंदर देखते हैं कि कितनी जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन हुई हैं, तो 11,500 या पता नहीं कोई 12,500 या कुछ इस तरह से नंबर है जो टोटल नंबर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशंस गई हैं। वो कहते हैं कि जी उसमें से जो वास्ट मेजॉरिटी है, यानी 8,500-9,000 केसेस वो थे जो कि जुडिशियल रिव्यू इमिग्रेशन रिलेटेड थे, और वो कहते हैं कि जी उनमें से सिर्फ और सिर्फ 603 या 600 या 703 कुछ इस तरह का नंबर था कि सिर्फ इतने नंबर को बीच में एक्चुअली रिलीफ मिली है या परमिशन मिली है, और उसके बाद बहुत ही एक छोटा नंबर और था कि जी सिर्फ इतने लोगों को उस पर जाके बाकी उनका डिसीजन विड्रॉ किया गया। लेकिन इसमें जो वो नहीं देख रहे, ये वो वाले सारे सैकड़ों और बल्कि मेरा ख्याल है हजारों केसेस होंगे जहां पे हमारे जुडिशियल रिव्यू डालने पे ट्रेजरी सोलिसिटर्स वाले अपना केस विड्रॉ कर लेते हैं। अब वो केस विड्रॉ होने के बाद जो वो सारा नंबर बनता है वो ये 703 में या 603 के अंदर शामिल नहीं होता, जो कि एक बहुत गलत पिक्चर देने वाली बात है। मेरा तो मुझे ऑब्वियसली बहुत सारी चीजों में गुस्सा चढ़ जाता है, ये इस तरह की जब नाइंसाफियां होते देखता हूं मैं। अब मुझे ये चीज नजर आ रही है कि अगर आप सिर्फ नंबर्स के अंदर देखें, नंबर्स में वो किस चीज को देख रहे हैं, कितनी एप्लीकेशंस फाइल की गई और कितनी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुई। उन्होंने उस सारे नंबर को बीच में से निकाल दिया जहां पे होम ऑफिस ने अपना डिसीजन ही विड्रॉ कर लिया। अब वो विड्रॉल करना हमारी जीत होती है। अब जहां पे मुझे इंजंक्शन मिला वो मेरी जीत है, जहां पे होम ऑफिस ने अपना डिसीजन विड्रॉ किया वो मेरी जीत है, जहां पे ट्रेजरी सोलिसिटर्स ने अपना डिसीजन विड्रॉ किया और कहा कि जी आप एक कंसेंट ऑर्डर साइन कर दें, हम दोबारा से इसको देखेंगे, आपकी कॉस्ट भी हम पे करने को तैयार है, वो हमारी जीत है। अब वो सारी चीजें अगर इसमें काउंट नहीं करते और मीडिया के अंदर इस चीज को उछाला जाता है कि जी ये सारे इमिग्रेंट्स जो हैं और सारे इमिग्रेशन लॉयर्स जो हैं वो सारे के सारे गलत काम करते हैं और गलत एप्लीकेशन डालते हैं, तो सरासर नाइंसाफी है। मैं इसके ऊपर अब कुछ सोच रहा हूं कि कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें मीडिया में इस चीज़ को लेकर आना पड़ेगा। अब देखें क्या बनता है क्या नहीं बनता। बट आज मैंने सोचा था कि मैं इसका जिक्र ज़रूर करूंगा, बिकॉज आप जब अपने वकील के पास जाते हैं और अगर आपका वकील एक बेखौफी से और निडर होकर आपको रिप्रेजेंट ना कर सके
और उसके ऊपर एक तरह की जंजीर डाल दी जाए कि नहीं तुम अपने क्लाइंट को पूरी तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये इंसाफ नहीं है। इसके अंदर कहीं से भी वो वाली जो रेगुलेशन वाली बात आती है या जो जस्टिस की बात आती है वो कहीं पे भी नहीं आती। मेरा ख्याल है बहुत सरासर ज्यादती है। एनीवे नाज़रीन, अब अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं, अपनी फोन कॉल्स का आगाज करते हैं। सीधा पहली कॉल की तरफ चलते हैं। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, मेरा एक दो सवाल है और पहला सवाल ये है कि ये जो 18,600 वाला जो कानून है, ये अगर यहाँ पे किसी लड़की से, स्टूडेंट लड़की से शादी करनी हो जो ऑलरेडी यूके में है तो भी लागू होता है, या अगर पाकिस्तान से करनी हो या किसी और कंट्री से तो लागू होता है? और दूसरा ये है कि मेरे पास यहाँ पे 5 साल का जो है वो रिफ्यूजी स्टेटस है, तो मैं यहाँ पे केयर अलाउंस मुझे मिल रहा है, तो मैं इससे एग्जेम्प्ट हूँ। तो इसके साथ ये है कि केयर अलाउंस जो लोग लेते हैं उसके साथ ये है कि वो सिर्फ एक वीक में सिर्फ 100 कमा सकते हैं। तो केयर अलाउंस मंथली 250 मिलता है, तो इस तरह से मेरी जो मंथली केयर को और जो मैं कमाता हूँ उसको मिला के 650 से 700 के दरमियान बन जाती है। तो जिनमें से ना 200 जो है वो एक रूम का जो है वो रेंट है 2 लोगों के। मेरे भाई अपना पूरा केस डिस्कस करने की कोशिश ना कीजिए अभी। मैं आप मुझसे जनरल सवाल पूछे, नंबर्स ना नहीं लूंगा आपका। हाँ, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि पीछे कितना हो कि होम ऑफिस वाले जो है वो इससे सेटिस्फाई हो जाएं। मतलब मैं ये समझता हूँ कि 650 जो है वो मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए जो है वो काफी है। तो होम ऑफिस के लिए जो है वो कितना काफी इसके लिए होना चाहिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है? मैं बताता हूँ जी। सॉरी, मेरे आपको बीच में रोकने काटने का मकसद और कुछ नहीं था, सिर्फ ये था कि अगर आप एग्जैक्ट नंबर्स में जाना शुरू कर देंगे ना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं यहाँ पे आपको उनका जवाब नहीं दे सकता, मैं यहाँ पे पर्सनल केसेस को रिजॉल्व करने के लिए नहीं बैठ सकता। मैं जो आपका सवाल है कि अगर कोई यहाँ पर हो तो उसके ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई होती है, शादी करने के लिए तो ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। अगर आप सिर्फ शादी करना चाहते हैं किसी के साथ, आपने पूछा कि कोई यहाँ पे स्टूडेंट है उसके साथ शादी करनी है तो क्या ये चीज़ अप्लाई होती है? अगर आपने शादी करनी है तो उसमें तो 18,600 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर शादी करके आपने किसी को स्पॉन्सर करना है तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट आती है। सो अगर आप रेफ्यूजी स्टेटस पे यहाँ पर हैं, आपकी जो इनकम है वो 18,600 से ज़्यादा है और आप किसी को कहीं से स्पॉन्सर करके बुलाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर यूके में कोई स्टूडेंट आई हुई हैं, उनसे आप शादी करके उनको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, उनका स्टेटस चेंज कराना चाहते हैं, उससे भी 18,600 लागू होता है। अब जहां पर डिफरेंस आता है वो क्या आता है, जब आप कहते हैं कि जी आपको केयरर्स अलाउंस मिलता है। अब अगर आपको केयरर्स अलाउंस मिल रहा है उसका मतलब ये कि आप इसकी एग्जेम्पशन में आ जाते हैं। जब आप एग्जेम्पशन में आते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी नहीं दिखाना। एग्जेम्पशन में आने का मतलब ये है कि आपको एक एडिक्वेट मेंटेनेंस दिखानी है। अब वो एडिक्वेसी क्या है, वो एडिक्वेट जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है गालिबन आप उसके बारे में पूछ रहे थे कि अगर आपका रेंट निकल जाता है, आपका वो सारा खर्चा निकल जाता है तो पीछे क्या बचना चाहिए। एडिक्वेसी याद रखिए हमेशा डिपेंड करती है आपके जो मिनिमम एक कपल का लिविंग अलाउंस होता है ऑन बेनिफिट्स। अगर एक कपल को बेनिफिट्स पे रहना है, लेट्स से उनका महीने का जो वीक का खर्चा है एक कपल का रहने का वो 105 पाउंड 110 पाउंड कुछ इस तरह से आता है जो इनकम सपोर्ट वगैरह की तरफ से आता है। अगर वो अमाउंट आपके पास बचता है सो दैट इज इनफ। अगर जो आपका केयरर्स अलाउंस होता है अगर वो भी सारे का सारा उसी में बन जाता है, इवन दैट इज इनफ, बिकॉज उसके अंदर आपकी अकोमोडेशन, आपके फूड, आपका क्लोथिंग वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड होता है। उसमें ये नहीं है, एडिक्वेसी का मतलब ये नहीं कि आपने अपने सारे खर्चे निकाल के पीछे जो आपके पैसे बचेंगे वो आपका उसके ऊपर होना चाहिए, नहीं। क्योंकि जो एडिक्वेसी की बात हम करते हैं कि एडिक्वेट मिनिमम आपके पास एक्सपेंसेस होने चाहिए, वो इन्हीं चीज़ों के लिए ही तो हैं। अब उसके अंदर जो रूल्स चेंज होने से पहले कानून था वो ये था कि अगर आपने किसी को मेंटेन करना है, अकोमोडेट कराना है, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपकी जो इनकम है वो उतनी है जो कि एक इनकम सपोर्ट पे मिलने वाले एक कपल को काफ़ी होती है एक वीक के लिए। सो अगर आप वो अमाउंट अपनी इनकम से शो कर सकते हैं, वो इनकम आपकी जो केयरर्स अलाउंस से आप बता रहे हैं उसके ऊपर अगर चल रही है, देन दैट्स मोर देन इनफ। आप उसके अंदर यहाँ पे कर सकते हैं, उसमें कोई आपको इशू नहीं होना चाहिए। 18,600 आपको पूरा नहीं करना बिकॉज आप केयरर्स अलाउंस ले रहे हैं, सो आप उससे एग्जेम्प्ट हैं। ऑलराइट सर, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बुखारी साहब, मेरी कोई आपसे 2-3 हफ्ते पहले बात हुई थी। अच्छा जी। मैंने हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम ओल्ड स्कीम के तहत जो कि आफ्टर 5 ईयर एलिजिबल होते हैं इंडेफिनिट के लिए जी, मैंने 2007 में मुझे लगा था और 3 महीने के अंदर अंदर मैं आ गया था वीज़ा। उसके बाद फिर
डिस्कशन हुई थी, आपको मैंने बताया था, तो आपने मुझे कहा था कि आप मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपका क्या, मेरे वो कल परसों ही मुझे डॉक्यूमेंट्स वापस मिले हैं। हाँ तो मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, HSMP के अंडर ओल्ड स्कीम मैंने किया था। अच्छा, 5 साल के मैंने आ गया था अगस्त 2007 में मैं इधर आ गया था, और उसके बाद फिर मैं 7 हफ्ते रहने के बाद मैं चला गया था वापस। ठीक। और मुझे कोई, अब वहाँ से मेरे जॉब थे 2, और उसके बाद फैमिली मसले थे कि मुझे कोई 11 महीने से कुछ ऊपर ज्यादा लग गया। सही। उसके बाद फिर मैं वापस आया, 2008 में आया, और उसके बाद से मैं सिर्फ एक दफा जब 2009 में बच्चों का वीजा अप्लाई करने गया हूँ, तो गया हूँ 7 हफ्ते के लिए। उसके बाद मैं फिर कंटिन्यूस अभी तक इधर हूँ, मैं वापस नहीं किया। सही। अब मैंने एप्लीकेशन की थी इंडेफिनिट के लिए अभी लास्ट अगस्त 2012 में, तो 9 महीने होने वाले थे। अब मुझे परसों मिले हैं डॉक्यूमेंट्स। एक तो उन्होंने मेरा वो रिफ्यूज कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया है, और दूसरा ये है कि डिसीजन टू रिमूव रिफ्यूज किया है वो अंडर जो 319 एब्सेंट जो है ना, रिटेन किया। और जो सर उन्होंने जो रिफ्यूज आपको किया वो उसी बात पे किया कि आपका जो 11 महीने का गैप है बीच में, कहते हैं अभी आपके 5 साल पूरे नहीं हुए। आपने उन्होंने कहा जी कि आपका जो कंटिन्यू स्टे नहीं था जी, तो इस वजह से आपका 313 डेज आप रह चुके हैं, इस वजह से मैं रिफ्यूज करता हूँ। अब मैं, आपने मुझे कहा था कि यार अगर तो वो इसको कंसिडर कर देंगे। जब मैंने बच्चों का वीजा अप्लाई किया था तो मैंने कुछ रीजन लिखी, मैंने लिखा था कि क्योंकि वाइंड अप करना था इसलिए, ताकि मैं आगे कंसिस्टेंट इधर रहूं विदाउट एनी कोई ऐसे इंटरप्शन के बगैर मैं रहूं। अब उसके बावजूद भी आपने कहा था कि या तो वो आपको कंसिडर कर लेंगे और दे देंगे इंडेफिनेट, या फिर ये कि 2 ऑप्शन होंगी उनके पास कि या तो आपको रिफ्यूज कर दें और आपको अपील का हक दें, और या ये करें कि फिर आपको वो टाइम पीरियड दे दें कि इतने पीरियड पूरा करने के बाद 5 ईयर्स का आप करें। अब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और मुझे अपील किया और डिसीजन टू रिमूव किया। अब मुझे सिर्फ ये बताइएगा, पासपोर्ट उन्होंने रिटेन कर लिए हैं और 10 डेज के अंदर मुझे करना है, अपील करनी है। मुझे बताइएगा कि अगर मैं ये अप्लाई करता हूँ तो मुझे किन ग्राउंड के ऊपर करना पड़ता है, और उसके बाद फिर मेरे चांसेस सक्सेस के क्या हैं, क्योंकि 2008 के बाद मैं कंटिन्यूस इधर ही हूँ। चलें सर, अब आप गौर से सुन लीजिए सर जी, आप पता क्या, आपके साथ मेरी अलग बात होनी जरूरी है इसके ऊपर, बिकॉज आप जो कुछ करना चाह रहे हैं, आप पूरा अपना केस डिस्कस कर रहे हैं सर मेरे साथ। मैं आपको वो इसमें एडवाइस नहीं कर सकता। जहां चांसेस की बात है कि चांसेस क्या हैं, वो भी चीजें आपके केस को, आपके एविडेंस को देख के ही, कंसिडर करके ही पता चलेगा। बिकॉज जब मैं आपको पहले भी मैंने बताया था कि आपकी इंडेफिनिट लीव की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने 1 साल में कहीं पे भी किसी एक गिवन टाइम पे 180 डेज से ज्यादा बाहर ना गुजारे हों। आपका वो 312-13 जितने भी दिन बन रहे हैं वो बन रहे थे। अब जो आपका अपील का टाइम है, अब आप अपील में जाते हैं, आपको जो टोटल टाइम यहाँ पे गुजरा है आप उस पर आर्ग्यू कर सकते हैं, जाके ह्यूमन राइट्स पे आर्ग्यू कर सकते हैं। कोई और आपके पास पॉइंट्स हो तो आप उस पर जा सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक नई एप्लीकेशन बना के डाल दीजिए जिसमें आप उनसे कहते हैं कि जी मुझे एक्सटेंशन दे दी जाए कि मेरा क्वालिफाइंग पीरियड तक मुझे लेके जाया जाए, बजाय ऐसे कि मुझे अभी यहाँ पे रिफ्यूज कर दें। वो भी एक चीज़ आप कर सकते हैं, बिकॉज आपका अभी ओवरस्टेयर का मामला नहीं चला, लेकिन उसमें फिर आपको अपील अपनी विड्रॉ करनी पड़ेगी। अपील किए बगैर आप उसकी जगह पर ये चीज़ कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको टेक्निकलिटीज डिस्कस करनी चाहिए। सर मैं आपका वकील हूँ या कोई और आपका वकील है, somebody needs to sit down, आपके केस को अच्छी तरह समझ के फिर आपको उसके ऊपर गाइड करें। मैंने आपसे यही गुजारिश जरूर की थी कि हमें बताइएगा कि क्या होता है। मेरा उस वक्त खदशा यही था कि जो आपके 11 महीने बाहर गुजरे हैं वो आपके एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपने कहा था कि जी आपके काम से रिलेटेड थे वो 11 महीने, मैंने आपको उस पर यही बताया था कि जी काम से रिलेटेड हो भी तब भी मुझे नहीं लगता कि वो इतना टाइम आपका एक्सक्यूज करेंगे, बिकॉज आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो वहां पे ये इशू बनता है जरूर। एनीवे सर, मैं आपको ये कहूंगा कि आपको अपील भी बनानी है। ग्राउंड्स मैं आपको नहीं बता सकता कि कौन से ग्राउंड्स पे होंगे, आपको अपने वकील से ही मशवरा करना चाहिए। ऑफ कोर्स मेरे से मशवरा करना चाहें तो आप मेरे पास आ सकते हैं। जैसा मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया, अब तो हम 3 जगहों पे अवेलेबल हैं। सो चाहे आप मैनचेस्टर में मिलें, चाहे आप हमें ईस्ट लंदन में मिलें, चाहे आप फिंचली में मिलें, वहाँ पे आपसे मुलाकात हो जाएगी और फिर इसको मैं बैठ के डिस्कस करके आपको इस पर बेहतर गाइड कर सकूंगा। अभी यहाँ पे मैं आपको ग्राउंड्स नहीं बता सकता कि कौन से ग्राउंड्स पे आप जाएंगे, बिकॉज मैंने आपका केस उतनी अच्छी तरह से स्टडी नहीं किया हुआ। ओके सर, माजरत चाहता हूं, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं दे सकता। नाज़रीन, अब एक ब्रेक का टाइम होता है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर अपना सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। कोशिश करूंगा कि अगर मुझे शॉर्ट सवाल मिले तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आज सवाल एक्सेप्ट करने की कोशिश करूंगा। ऑलराइट जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहता हूं। सीधा अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। मुझे बताया जा रहा है काफ़ी कॉल्स वेट कर रही हैं। अपना सवाल छोटा रखने की कोशिश कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आज कॉल्स ले सकें। कोशिश करते हैं कि हम भी ज़्यादा कॉल्स कितनी ले सकते हैं। लेट्स टेक इट। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा बुखारी साहब, ये कि आपसे क्या क्वेश्चन करना था, ये वो क्या स्पुक्ता और पटेल और जाफरी और एमडी के ये जो एक डिसीजन आए थे क्या कोर्ट ऑफ अपील और अपर ट्रिब्यूनल के जी, तो इसमें अगर किसी की ह्यूमन राइट्स के बिहाफ पे 9 जुलाई से पहले और 9 जुलाई के बाद अगर किसी की एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाती है तो उसको जुडिशियल रिव्यू जाना होता है। तो वो कोर्ट ऑफ अपील में सॉरी ये क्या नाम है मतलब ट्रिब्यूनल में अपील के लिए जा सकता है या नहीं जा सकता। और नंबर 2 सेक्शन 47 के जो डिसीजन अभी आ रहे तो इनका इसका क्या यानी कि मतलब है। और नंबर 2 ये है कि अभी जो रिसेंटली अपर ट्रिब्यूनल की तरफ से एक यानी कि डिसीजन आउट हुआ है अजीमी मोइद एंड अदर डिसीजन अफेक्टिंग चिल्ड्रन, ये 26 तारीख को हुआ है। तो इसके अंदर कुछ मिस्टर ब्लैक जो यानी कि प्रेसिडेंट है अपर ट्रिब्यूनल के जी, इन्होंने कुछ इनको क्या नाम है मतलब क्राइटेरिया फिक्स किया है। ये जो 7 इयर्स जो बच्चे यहाँ पे इनके रह जाते हैं, अगर आपकी नॉलेज में है तो प्लीज इसको क्या नाम है मतलब डिस्कस करें, अगर नहीं तो फिर इनके नेक्स्ट मंडे को प्लीज आप क्या नाम है मतलब शेयर कीजिए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक ये तो जो केस का सवाल है जी 26 को अगर आया, मैंने अभी तक नहीं देखा उसको बिकॉज आई हैव बीन अवे, सो ये तो मुझे देखना पड़ेगा। ये मैं आपको नेक्स्ट वीक ही बताऊंगा। आपने बताया कि इसमें बच्चों का उन्होंने कुछ क्राइटेरिया डिस्कस किया है। जहाँ तक मुझे पता है कि ये इसमें जो एक क्या कहते हैं कोई नई चीज़ नहीं आएगी, वो उसको इंटरप्रेट ही करेंगे कि जी रूल्स को जो बनाया गया है उन रूल्स को किस तरह से इफेक्टिव किया जाएगा या उन रूल्स को किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। सो मैं ज़रूर देखूंगा इस केस को और उसके बाद बात करेंगे। जहाँ तक सेक्शन 47 के डिसीजंस की बात है जी, सेक्शन 47 इमिग्रेशन एक्ट के अंदर यही चीज़ कहता है कि अगर आप इलीगल एंट्रेंट हैं, आपको जिस तरह सेक्शन 10 के अंदर होता है कि अगर आप इलीगल एंट्रेंट हैं आपको रिमोट डायरेक्शन सर्व करनी चाहिए और उसके बाद आपको यहाँ से निकाला जाए। अब सेक्शन 47 का जो डिसीजन होता है, इस डिसीजन को अक्सर जो मसला आ रहा था वो ये आ रहा था कि जब हम कोर्ट में जाते थे अपील के अंदर, सो सेक्शन 47 सिर्फ कह देना वाज नॉट इनफ, उसके अंदर और भी बड़ा कुछ आना चाहिए था, लेकिन उसको नहीं आया जा रहा था, अभी नहीं लाया जा रहा था। तो कोर्ट में इस चीज़ को चैलेंज किया गया और कोर्ट ने ये चीज़ कह दी वाज़ेह तौर पर कि अगर सेक्शन 47 का सिर्फ वो एक लाइन ही लिखी होती है रिफ्यूजल लेटर के अंदर, अगर देखा जाए जब आपकी इन कंट्री अपील का मौका भी मिलता है आपको तो उसमें लिखा होता है, या कंट्री इन कंट्री मौका ना भी मिले अगर अपील का, अगर आपकी इन कंट्री एप्लीकेशन होती है उसका रिफ्यूजल अगर आता है तो उस पर नीचे लिखा होता है कि दिस इज ऑल्सो बिन रिफ्यूज अंडर सेक्शन 47। अब वो सेक्शन 47 को अगर अलहदा उसके इंग्रेडिएंट्स को नहीं भी देखा जा रहा, कोर्ट की तरफ से यही चीज कही गई है कि अगर आप अपील में जाते हैं वहां पे और जज के पास कोई और डिसीजन नहीं है अंडर सेक्शन 47 जो ज्यादा डिटेल के अंदर हो, तो फिर जज खुद उसके ऊपर फैसला कर सकता है। सो बेसिकली जो एलिमेंट्स बनते हैं सारे आपके सवाल के जवाब के, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि एज फार एज सेक्शन 47 इज कंसर्न कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, वो उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको देखना है, अगर उनको देख के फैसला किया जाता है तो ठीक है, अगर देख के फैसला नहीं किया जाता है तो फिर जज उनके ऊपर फैसला कर सकता है। मेरा ख्याल है यही आपका सवाल था जो आप ये चीज़ पूछ रहे हैं। बाकी अहमद और पटेल और जो आपने कुछ और केसेस का नाम लिया जो कि मुझे फौरन सुनाई नहीं दिया था, आखिर में आपने पटेल और अहमद का जिक्र किया था। जहां तक मैं उनको समझता हूं ये वो वाले हैं जहां पर डिसेप्शन की बात आती है कि अगर कहीं पे आपकी एप्लीकेशन में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिया गया जहां पे जो डॉक्यूमेंट गलत है, अब आपने एक बैंक स्टेटमेंट सबमिट कराई, अब वो बैंक स्टेटमेंट का पता चलता है कि जी उसके अंदर कोई एक चीज गलत है। अब या तो ये है कि जी वो बैंक स्टेटमेंट आपने 2 नंबर बनवा के प्रेजेंट की है, या फिर ये है कि जहां से वो बैंक स्टेटमेंट आई है उनके तरफ से उसको प्रेजेंट करने में कोई गलती हुई। अब अगर तो कोई गलती हुई है उनकी तरफ से तो ये डिसेप्शन आपके ऊपर नहीं बनती, वो डिसऑनेस्टी आपके ऊपर नहीं बनती। आपको ये चीज प्रूव करनी है हर सिचुएशन के अंदर जहां पे आपके ऊपर पैराग्राफ 320 लगाया जा रहा है कि आपने एक्टिवली कोशिश करके डिसऑनेस्टली डिसीव किया है डिसीजन मेकर्स को, या आपने एप्लीकेशन के अंदर जो अपने डॉक्यूमेंट लगाया है वो गलत है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर डेट गलत है और आपने ये प्रूव कर दिया कि जी ये बैंक स्टेटमेंट जाली नहीं है, ये एक्चुअली जो बैंक ने इशू किया लेटर उनकी तरफ से गलती होगी, तो वो गलत डॉक्यूमेंट तो है, उसके अंदर वो गलत चीज तो है, लेकिन वो डिसेप्शन में नहीं आता।
इसी तरह अक्सर अपील्स के अंदर जब मैं जाता हूँ या हम लोग देखते हैं कि तैयारी करनी है और उसमें क्या मसला है, अक्सर एंट्री क्लियरेंस के एप्लीकेशंस के अंदर ये चीज़ हो रही होती है कि आपने खुद एप्लीकेशन लिखी नहीं, आपने खुद फिलअप नहीं किया उसको, आपने किसी को पैसे दिए कि जी मेरी एप्लीकेशन फिलअप कर दें। अब वो कहीं वो जेरीज के दफ्तर के बाहर लोग बैठे होते हैं, कहीं और किसी वो कचहरी में बैठे होते हैं, कहीं कहीं जो कि बैठ के एप्लीकेशन लोगों के लिए फिल कर रहे होते हैं। अब उन्होंने एप्लीकेशन फिल करने में कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी जो आपको खुद भी नहीं पता था कि उन्होंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाली है। अब वो इन्फॉर्मेशन अगर कोर्ट में पहुंचती है, अगर मतलब आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज होती है और आप पे 320 लगा के आपको डिसेप्शन पे बैन कर दिया जाता है, तो आप उसको जरूर अपील में जाके चैलेंज कर सकते हैं कि जी मैंने ये खुद नहीं किया, मेरी इसके अंदर कोई डिसऑनेस्टी इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, द फैक्ट इज कि एक गलत डॉक्यूमेंट लगा या गलत इंफॉर्मेशन दी गई या कोई इंफॉर्मेशन विद होल्ड की गई, लेकिन ये मैंने डिसेप्टिवली या डिसेप्शन के लिए या डिसऑनेस्टी से नहीं किया। सो वो वाला जो डिसेप्शन वाला पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये अपीलों के अंदर ही जाके पॉइंट आता है, एप्लीकेशन तो वो रिफ्यूज कर देते हैं और सीधा सीधा डिसेप्शन लगा देते हैं उसके ऊपर। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आपको डिसेप्शन वाले पॉइंट्स को चैलेंज करना चाहिए, बिकॉज अगर आपने पहली एप्लीकेशन को जिसमें आपके ऊपर डिसेप्शन लगाया, आपने उसको चैलेंज नहीं किया, आपके पास अपील का टाइम गुजर गया, फिर आप नई एप्लीकेशन करते हैं तो पिछली एप्लीकेशन रिफ्यूज होने की वजह से और डिसेप्शन का पॉइंट लगे होने की वजह से अगली एप्लीकेशन आपकी ऑटोमेटिकली रिफ्यूज कर दी जाती है और उसको अगले 10 साल के लिए वो रिफ्यूज करेंगे। सो उसको अपील में जरूर लेके जाएं, उसको वहां जाके जरूर चैलेंज करें और ये जरूर कोशिश करें कि अगर उसको अपील में लेके जा रहे हैं तो बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी के साथ जाइए, क्योंकि वही आपके पास एक मौका है जब आप उस डिसेप्शन को खत्म कर सकते हैं। ऑलराइट सर, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, मैं अजीजुर रहमान बोल रहा हूँ एबरडीन जनाब। मेरी एप्लीकेशन थी, इनिशियल एप्लीकेशन HSMP की जून 2006 की, और हमें अपनी फैमिली के साथ सबको वीजा मिला अगस्त 2006 में। ठीक जी। उसके बाद हम आए 2007 मार्च में यूके में HSMP पे जी, और फिर ये 1 साल का वीजा उन्होंने दिया था जी। 2008 में फिर हमने दोबारा अप्लाई किया तो हमें एक्सटेंशन मिली। मतलब है कि 2007 से अगस्त से 2008 तक हमें एक्सटेंशन मिली 1 साल का जी, और उसके बाद हमें 3.5 साल की एक्सटेंशन मिली FLR की, वो जो 5 साल पूरे करने के लिए 2012 तक। ठीक। फिर 2012 मार्च में हमने अप्लाई किया ILR के लिए, आपके थ्रू हमने अप्लाई किया था जी, और जब हमने अप्लाई किया तो ये हमें 2008 में जो मिला था वो जुडिशियल रिव्यू के तहत मिला था। ठीक सर। वीजा 2012 तक। तो आपके थ्रू हमने अप्लाई किया ILR के लिए पिछले साल मार्च में, और अगस्त में हमें फिर ILR मिल गया सबको। तो मैं और बीवी हम हैं, और 2 बच्चे मेरे ओवर 18 है जी। अब मैंने ये पूछना है आपसे जी सर कि उस दौरान जब हमने ILR के लिए अप्लाई किया था, हमें तो लाइफ इन यूके टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, यूके लाइफ इन यूके की जरूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए कि हमारी इनिशियल एप्लीकेशन 2006 की थी जी। लेकिन अब ये पूछना है आपसे कि अब जब हम नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, नेशनलाइजेशन के लिए इस जुलाई में, तो हमें लाइफ इन यूके टेस्ट, मुझे, मेरी बीवी और जो बच्चे 2 हैं ओवर 18, उनको ये करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हम एग्जाम्प्ट हैं। ओके सर, आपको करना पड़ेगा, वो इसलिए कि आपको जो जुडिशियल रिव्यू वाली जजमेंट के तहत इंडेफिनिट लीव मिली है वो आपकी इंडेफिनिट लीव से रिलेटेड है। सिर्फ वो ये कहते हैं उसके अंदर कि आपने एक खास टाइम पे अगर अप्लाई किया तो आपको 4 साल के बाद ILR मिलनी चाहिए थी, और अगर उस खास टाइम के बाद आपने, यानी 2006 के मेरे ख्याल है अगस्त के बाद था या सितंबर के बाद था, अगर आपने उसके बाद अप्लाई किया था तो एक खास टाइम से पहले अगर आपने अप्लाई कर दिया हुआ था तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की भी एग्जाम्पशन मिलती है। अब उसके लिए तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ी, आपको ILR मिल गई, आप एग्जाम्पशन में आ गए, वो आपका सारा मामला खत्म हो गया। जो आपकी नेचुरलाइजेशन है वो इससे रिलेटेड नहीं है। सो ILR आपका अलहदा मामला है और नेचुरलाइजेशन अलहदा मामला है। सो इंडेफिनिट के बाद जब आपने अब ILR इसके लिए नेचुरलाइजेशन के लिए जब अप्लाई करना है,
उसके अंदर आपको अपना लैंग्वेज टेस्ट करना पड़ेगा, आपको एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। और ये भी याद रखिए कि अगर आप अक्टूबर 2013 के बाद अप्लाई करेंगे तो आपके ऊपर नया टेस्ट भी लागू होगा और आपको वो B1 लैंग्वेज टेस्ट भी करना पड़ेगा, बिकॉज नेचुरलाइजेशन के लिए वो सख्ती उन्होंने अब कर दी है। सो इसका ख्याल रखिएगा, आपको एग्जाम्शन उसकी नहीं मिलेगी, आपको उसकी तैयारी करनी है और आपको नेचुरलाइजेशन के लिए अपना इंग्लिश का टेस्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक सर। जी अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी वालेकुम। भाई मेरे इतना ऐसा कोई सवाल तो खास नहीं है, पर मैं ये प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है, अच्छा इसलिए फोन किया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो, बड़ी मेहरबानी सर। बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह आपका। और मुझे बस यही पूछना आपसे, मैंने FLRO पे एप्लीकेशन किया है एज आर्टिकल 8 पे। अच्छा जी। और मुझे बस ये पूछना कि कितना टाइम लगेगा उसमें, अभी मेरे फिंगरप्रिंट हुए 6 वीक हो गए बस ये। ठीक देखिए FLR एप्लीकेशंस जब आप अब कर रहे हैं उसके ऊपर आपके फिंगरप्रिंट्स भी काफ़ी जल्दी हो रहे हैं, यानी बायोमेट्रिक्स भी काफ़ी जल्दी हो रहे हैं, और उसके बाद अभी तक डिसीजंस आने शुरू तो नहीं हुए। सो मुझे अभी एग्जैक्टली तो नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि विद इन 6 मंथ्स आपके डिसीजंस आने शुरू हो जाएंगे इसके ऊपर। सो अगर आपके 2-3 महीने हो गए हैं वो फिंगरप्रिंट्स वगैरह हुए हुए, तो इतना ही तकरीबन टाइम और इंतज़ार कर लीजिए, तो आपको उसका फैसला भी आ जाना चाहिए। अभी इसमें जो एक चीज़ अक्सर लोग खैर FLR एप्लीकेशंस के ऊपर तो मैं जितना ही बोलता रहा हूँ कम होगा, लेकिन मैं आपको टाइम फ्रेम का मैं इसलिए नहीं बताना चाहता कि मैंने 3 महीने में भी डिसीजंस देखे हैं, 6 में भी देखे हैं और साल भी लगते हुए देखा है। सो इसलिए कोई ऐसा सेट टाइम उसके लिए नहीं है। जब आपके बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं, सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपके बायोमेट्रिक्स हो चुके हों या अगर आपकी एक्नॉलेजमेंट वगैरह आपके पास मौजूद है, देन दैट्स फाइन। क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि एप्लीकेशन डाल के भी होम ऑफिस कोई गलती कर देता है और आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट वगैरह नहीं आई होती या आपको उसके बायोमेट्रिक्स नहीं मिले होते। सो प्लीज़ वो देख लीजिएगा अगर कहीं पे वो चीज़ मिस ना हो गई हो। बाकी सब आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा, तो इंतज़ार कीजिए। और आपकी जो अच्छे अल्फाज आपने शो के लिए इस्तेमाल किए उसका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जनाब वालेकुम। सर मैंने ना 2011 में दिसंबर में केस लगाया था, तो उन्होंने मेरा 23 जनवरी 2013 को मेरा केस रिफ्यूज कर दिया था बच्चों के हिसाब से। तो मेरा बच्चा भी 8 साल का हो गया है। तो उसके बाद हमने रिकंसिडर के लिए डाला था, तो उन्होंने वो भी रिफ्यूज कर दिया है, रिजेक्शन। वो बोलते हैं कि आप नई एप्लीकेशन लगाए जी, तो हम उसमें आपको देखेंगे। आप मेरे को बता सकते हैं हमें क्या करना चाहिए अभी? ओके मैं बताता हूँ सर। सबसे पहली बात जो बहुत सारे लोगों को फायदा होगा ये सुन के या समझ के, जो जहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं कि जो उस पॉइंट को वो अप्रिशिएट नहीं करते। आपकी एप्लीकेशन डाली गई लेट्स से दिसंबर 2011 में, उस वक्त आपके बच्चों को 7 साल अभी नहीं हुए थे। आपने एप्लीकेशन डाली, आपकी एप्लीकेशन उन्होंने रिफ्यूज कर दी इन जनवरी 2013। अब आपके बच्चों को 8 साल भी अब हो गए हैं, लेकिन जब आपकी एप्लीकेशन डाली गई थी उस वक्त 7 साल पूरे नहीं हुए थे और उस वक्त वो लॉ भी नहीं था 7 साल वाला। 7 साल वाला लॉ भी बाद में आया, जो कुछ भी था। अब इस वक्त जो सिचुएशन है या जो जनवरी में सिचुएशन थी वो ये कानून ये कहता था कि अगर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन करने के वक्त, जब आपने दिसंबर 2011 में एप्लीकेशन की है, उस वक्त अगर आपके बच्चों को 7 साल गुजर चुके हैं, तो नया लॉ जो 2012 जुलाई में आया है वो ये कहता है कि अगर 7 साल उनके गुजर चुके हैं और उनके कनेक्शन स्ट्रांग बनते हैं, सारा कुछ जो उनके फैक्टर्स को देखा जाए तो वो बनता है, तो उनको स्टेटस मिल सकता है यहाँ पे। अब वो वाला पॉइंट आपको समझना है। आपके केस में ये हुआ कि आपने जब दिसंबर 2011 में एप्लीकेशन डाली, उस वक्त आपके बच्चों को 7 साल अभी नहीं हुए हुए थे। वो 7 साल उनके कहीं बीच में हुए जब उस एप्लीकेशन को कंसिडर होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि उसके बाद नया कानून ये आ गया कि आपकी एप्लीकेशन करने के वक्त ऑलरेडी वो 7 साल कंप्लीट हो चुके हों, इसलिए आपको उन्होंने रिफ्यूज किया। आपको सीधा सीधा नई एप्लीकेशन डालनी चाहिए। आपकी रिकंसिडरेशन डालने का भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज अगर इन रूल्स के मुताबिक वो चलेंगे तो फिर तो वो ऐसे ही चलेंगे कि जी 7 साल की बात है। हाँ, उसको अगर आप चैलेंज करते हैं जुडिशियल रिव्यू और फिर आपको अपील का मौका मिलता, आप कोर्ट में जाते, तो MF नाइजीरिया के तहत कोर्ट में जाके जज को आर्टिकल 8 को भी देखना था। वहां पे बाकी केसेस को भी देखा जाता वहां पे, बल्कि इसके अंदर सेक्शन 55 को भी आना चाहिए, जिसका कोई जिक्र नहीं होता अक्सर इस तरह के रूल्स के अंदर, जो कि मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा फ्लॉ है और उसको उनको देखना पड़ेगा। अब इन डिसीजंस को जब आप देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से रिफ्यूजल डाला होता है, उसमें बड़े आराम से वो कह देते हैं कि जी आपके बच्चों को अभी 7 साल नहीं हुए यहाँ पे, या आपके अभी इतने राइट्स नहीं बनते, या बच्चों के इतने राइट्स नहीं बनते, और रिफ्यूज कर देते हैं। हालांकि कानूनन एक तकाजा अब है बॉर्डर्स एंड सिटीजनशिप एक्ट का
कि सेक्शन 55 को अप्लाई किया जाए, उसके अंदर जो तमाम फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को देखा जाए और उन फैक्टर्स के मुताबिक फैसला किया जाए। सो ये चीज़ अभी तक नहीं हो रही, इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन आपके केस में जो मेरा ख्याल है बेस्ट चीज़ होगी वो यही है कि अगर बच्चों को 7 साल अब गुजर चुके हैं तो नई एप्लीकेशन डाल दीजिए, ताकि आपका पूरा चांस बने कि आपको उसके अंदर स्टेटस मिले। आपको 2.5 साल की लीव मिलेगी, इंडेफिनिट अभी नहीं मिलेगी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो 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 जी। हेलो जी हेलो, मैं सुन रहा हूँ जी, बताइए। हाँ जी हाँ जी, मेरा एक सवाल था। मैं अभी ILR डाल रहा था अपना। मेरे को किसी से पता चला कि ILR में अगर आप हस्बैंड वाइफ डालें और बेबी का डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको अगर आपको ILR मिल जाए तो सीधा आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट मेरा ये सवाल था कि अगर 1% हमें फेस टू फेस में डिसीजन नहीं मिलता और हमारी एप्लीकेशन किसी भी रीजन से रोक लेते हैं तो बच्चे का स्टेटस क्या होगा? ओके फाइन। पहली बात तो मैं आपको ये करेक्ट करता चलूं कि जी अगर आप हस्बैंड वाइफ अप्लाई कर रहे हैं फॉर ILR और आपको किसी ने ये कहा है कि जी वाइफ का ना डालो, वाइफ को तो ऑटोमेटिकली पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देंगे, दैट इज रॉन्ग। ऐसी बात नहीं है। योर वाइफ वुड बी एन एडल्ट प्रिज्यूमेबली, कि 18 साल से ऊपर हैं वो। उस सिलसिले में जब आप अपना ILR के लिए अप्लाई करेंगे, वाइफ आपकी डिपेंडेंट के तौर पे जा सकती हैं, उनका भी ILR साथ ही अप्लाई करना होगा। उनको ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं मिलेगा। उनको ILR अप्लाई करके जब मिल जाता है, उसके बाद जब वो नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, नेचुरलाइजेशन होने के बाद वो जब ब्रिटिश नेशनल बन जाती हैं, तब पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये तो चीज़ आप पहले क्लियर कर लीजिए अपने पास कि दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग कि आपने अगर हस्बैंड वाइफ ने अप्लाई करना है तो बस एक बंदा कर दे, दूसरे को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। डजंट वर्क लाइक दैट। दूसरी चीज़, जो बच्चे की आपने बात की, बच्चों का अक्सर मुझे पता चलता है कि जी पॉइंट्स पे सिस्टम में कोई चल रहा है, ILR का पॉइंट आने वाला है, वो सोचते हैं कि अच्छा जी अभी एक्सटेंशन के लिए जाना था तो इतने पैसे और लगेंगे, बच्चे के लिए मेंटेनेंस भी और दिखानी पड़ेगी। इसको भी नहीं दिखाते, बच्चा तो UK में ही पैदा हुआ हो। अगर बच्चा UK में पैदा हुआ हो और उसके बाद उसको इंडेफिनिट लीव मिल जाती है, बाप को या माँ को या दोनों में से किसी या दोनों को मिल जाती है, या वो ब्रिटिश नेशनल बन जाते हैं, अगर उनका वो सेटल स्टेटस इख्तियार कर लेते हैं और बच्चा UK में ही पैदा हुआ होता है, तो उस बच्चे को आप रजिस्टर करा सकते हैं एज ब्रिटिश नेशनल। अगर बच्चा बाहर से आया हो, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में बच्चा पैदा हुआ, आपके साथ आया, उसकी उम्र 1 साल थी, 2 साल थी, 5 साल थी, व्हाटएवर, अब वो आपके साथ आया, अभी भी 18 साल से कम है। अब जब आपको इंडेफिनिट लीव मिल जाती है, उसको भी साथ ही मिलनी चाहिए, बिकॉज आप उसके डिपेंडेंट के तौर पे, आप उसको डिपेंडेंट के तौर पे अप्लाई करवाएंगे। अगर आपने नहीं किया तो आप उसका एक वो स्टेटस के अंदर इशू पैदा कर रहे हैं। जो डिफ्रेंसिएशन है दोनों की, वो ये याद रखिए, एक बच्चा जो UK में पैदा हुआ, अगर माँ बाप के साथ उसने ना भी अप्लाई किया इंडेफिनिट लीव के लिए और माँ बाप को इंडेफिनिट लीव मिल जाती है, तो बच्चे का स्टेटस हो जाएगा। अगर माँ बाप ने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई किया, अब जो आप चीज़ पूछ रहे थे कि आप जाते हैं सेम डे सर्विस, प्रीमियम सर्विस के लिए, और हस्बैंड वाइफ को जाके मिल जाता है, बच्चे के लिए आपने नहीं अप्लाई किया, तो फिर बच्चे का क्या होगा? अब अगर आप अप्लाई करते हैं जाकर और आपको स्टेटस नहीं मिलता, वो आपको रिफ्यूज कर देते हैं, आपको अपीलों में जाना पड़ता है, कुछ और करना पड़ता है, तो बच्चा आपका बगैर स्टेटस के ही चल रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, उसको निकाला नहीं जाएगा आपके खिलाफ या आपसे अलग करके, लेकिन बात ठीक फिर भी नहीं है। सो बेहतर यही होता है कि उसको अपने साथ ही रखें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो जब आपको इंडेफिनिट लीव मिलेगी, अगर वो बच्चा UK में ही पैदा हुआ है, तब उसको आप रजिस्टर करा सकते हैं एज ए ब्रिटिश नेशनल, तब आप उसके लिए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब वो रजिस्टर हो जाता है एज ए ब्रिटिश नेशनल। ऑटोमेटिकली कोई चक्कर नहीं है कि जो वो बस वाइफ नहीं गई तो उसको भी ऑटोमेटिकली पासपोर्ट मिल जाएगा, या बच्चा नहीं गया तो उसको भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। डजंट वर्क लाइक दैट। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी बताइए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, मेरा दूसरा सवाल ये था कि अगर जैसे हमें ILR मिल जाता है तो अगर हमें अपनी फैमिली मेंबर को, किसी मतलब मॉम को बुलाना है जो कि सिंगल पेरेंट है अपने देश में, उनको बुलाने का तरीका मतलब कैसे होगा? अच्छा, सो आप डिपेंडेंट रिलेटिव की बात कर रहे हैं। डिपेंडेंट रिलेटिव्स में ये याद रखें कि जो पिछले साल तक जो रूल्स थे वो पैराग्राफ 317 के अंदर आते थे। उसके अंदर तो ये चीज़ थी कि अगर वो 65 से ऊपर हैं और विडोड हैं, या दोनों पेरेंट्स इकट्ठे हैं, 65 से ऊपर दोनों में से एक हैं, और आप फाइनेंशियली वो आप पे डिपेंड करते हैं, तो आप उनको लेकर आ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं था। अब उन्होंने रूल्स को चेंज कर दिया है और अब ये कहा गया है कि ओनली बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस और डिसेबिलिटी,
अगर वो अपने एवरीडे चोर्स को लुक आफ्टर नहीं कर सकते, अपने वो एवरीडे चीज़ों को लुक आफ्टर नहीं कर सकते, तब आप उनको यहाँ पे लेकर आ सकते हैं, प्रोवाइडेड आप ये भी शो करें कि फाइनेंशियली वो आप पे डिपेंडेंट हैं, कि फाइनेंशियली आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई उनको हेल्प वहाँ पे प्रोवाइड करना, और ये कि वो ऑब्वियसली यहाँ पर आएंगे तो आप ही के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के रहेंगे, ये नहीं कि वो आके बेनिफिट्स लेंगे। सो ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अक्सर लोग कहाँ पे मार खाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, अब वहाँ पे उन्होंने डिपेंडेंट रिलेटिव का फॉर्म फिल करना है। अभी मेरे सामने 2 ऐसे मैटर्स आए जिनकी हमने अपीलें की हैं और हम उस पर जाके फाइट करेंगे। अब किसी से बैठ के फिल करा रहे हैं, अब उसमें एक सवाल आता है, आर यू एबल टू लुक आफ्टर योर सेल्फ ऑन अ डेली बेसिस? क्या आप अपने आप को रोज़मर्रा की चीज़ों में, रोज़ाना अपने जो काम काज आपके घर के हैं, क्या उनके अंदर आप अपने आप को लुक आफ्टर कर सकते हैं? क्या आप वो काम काज कर सकते हैं? अब उन्होंने आराम से पूछा, जी हाँ जी, खाना शाना रोटी छोटी पकाते हो, कपड़े खुद बदलते हो, अपना नहाना धोना खुद ही करते हो? हाँ जी, सब ठीक है, सब ठीक है। वो उन्होंने लिख दिया वहाँ पे यस। अब वो यस लिखने का मतलब ये है कि जो एक रिक्वायरमेंट, जो बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस और डिसेबिलिटी आप अपने एवरीडे चोर्स नहीं कर सकते, अगर वो वाली चीज़ आपने यस कर दी कि आप कर सकते हैं, तो आपने अपनी केस को ही रिफ्यूज़ करवा लिया, आपने एप्लीकेशन को डिफीट कर दिया। सो उस चीज़ का ख्याल रखिए कि आप ये एप्लीकेशन सिर्फ तब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बताया कि आपकी मदर हैं, वो अकेली हैं, वहाँ पे आपको इंडेफिनिट लीव मिल जाती है, यू बिकम अ पर्सन प्रेजेंट सेटल्ड इन द यूके। अब आप कहते हैं कि जी मेरी मदर बिल्कुल अकेली है, उनको कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है। अभी तक ये एक सिचुएशन चल रही थी, कोई बहन थी वहाँ पे या कोई ऐसे रिश्तेदार थे जो उनको लुक आफ्टर कर रहे थे, जो अब नहीं हैं, और इस वजह से वो अपने आप को रोज़मर्रा की चीज़ों में लुक आफ्टर नहीं कर सकती, इसलिए हम उनको यहाँ पे लेकर आना चाहते हैं। तो उसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन की जा सकती है। जो स्टैंडर्ड है उसका वो उन्होंने इतना बढ़ा दी है कि मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि कोई भी एप्लीकेशन फ़ौरन पहली दफ़ा सक्सेसफुल होगी, लेकिन हम अपील में जाते हैं, लड़ते हैं और फिर इनके काम हो सकते हैं। बेहतरीन चीज़ ये है, अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से कीजिए, क्योंकि ये याद रखिए कि एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन जो होती हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन आपने उस टाइम पे दी जब आपने अप्लाई किया, और जिस डेट को उसको उन्होंने रिफ्यूज़ किया, सिर्फ उस डेट तक की इन्फॉर्मेशन को कंसिडर किया जाएगा। ये नहीं कि जी आप पहले पैसे नहीं भेज रहे थे उनको, अब वो पता चला रिफ्यूज़ल के बाद कि जी पैसे भेजने चाहिए, तो किसी ने कहा अच्छा चलो अपील डाल दो और पैसे भेजने शुरू कर दो, जब तक अपील लगेगी तब तक 3 महीने 6 महीने का आपका एविडेंस इकट्ठा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो जो आपका टाइम पीरियड गुजर रहा है उसकी सारी इंफॉर्मेशन कंसिडर नहीं की जाएगी जज के पास। जज ने सिर्फ उस डेट पे कंसिडर करना है जब एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर के सामने या एंट्री क्लियरेंस मैनेजर के सामने वो तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद थी, उसके अलावा उससे किसी और चीज़ को कंसिडर नहीं करना। ऑलराइट सर, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाई मैंने 2007 जून में ना असाइलम अप्लाई किया था, और मेरे 2 बच्चे भी यहाँ पे पैदा हुए हैं जी। और 2011 में मुझे अक्टूबर में लिमिटेड लीव टू रिमेन मिली है 3 साल की। 3 साल की, ठीक जी, 3 साल की। तो क्या और मेरे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी ऐसा कुछ नहीं उन्होंने लिखा कि मुझे दोबारा एक्सटेंशन अप्लाई करनी पड़ेगी, कि मुझे वो क्या स्टेटस मेरा अपग्रेड करेंगे। तो क्या मैं इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकती हूँ प्रॉपर, और अगर मेरे बच्चों के पासपोर्ट का कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है? बच्चों के पासपोर्ट की क्या प्रॉब्लम है जी? लाइक यहाँ पे बोर्न है, मैं उसका अप्लाई कर सकती हूँ? अच्छा चलें, गौर से सुनिए। और दूसरी के उस पर लिखा हुआ है कि मुझे 6 साल पूरे करने हैं इस कंट्री में, तो लिखा हुआ है ना, लेकिन ये उन्होंने ये नहीं लिखा कि इस स्टेटस से पहले या स्टेटस से बाद। ओके चलें, अब आप गौर से सुनिए, मैं बताता हूँ आपको उन्होंने रिफ्यूज किया, जो आपका असाइलम का मैटर था उसको आप फिर भी चलाते नहीं बच्चों की बेस पे, या जिस भी वजह से आपको जाके फाइनली अक्टूबर 2011 में उन्होंने 3 साल की डिस्क्रेशन लीव दे दी। उस 3 साल के डिस्क्रेशन लीव का मतलब ये है कि आपको टोटल 6 ईयर्स कंप्लीट करने हैं, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंडेफिनिट लीव। इसके जब आपके 3 साल खत्म होने वाले होंगे, अब अक्टूबर 2011 में अगर आपको वो लीव मिली है तो अक्टूबर 2014 तक की होगी। अब अक्टूबर 2014 में जाके आप उससे 28 दिन पहले, लीव खत्म होने से 28 दिन पहले तक
आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर एन एक्सटेंशन। उसमें आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जी आप यहाँ पे सेटल्ड हैं, आपके बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, आपका सब कुछ यहाँ पे चल रहा है और आपके वही सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं जो पहले थे, उसी की बेस पे आपको एक्सटेंशन मिल जाए। सो ये तो पहली चीज़ है कि आपको ये नहीं देखना कि जी कब एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, आपका सेट टाइम है। जब ये लीव आपकी खत्म होने वाली हो, इससे खत्म होने से पहले और लाजमी इसके खत्म होने से पहले आपने अप्लाई करनी है एक्सटेंशन, ताकि आपको आगे एक्सटेंशन मिले और 6 साल के बाद आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकती हैं। 6 साल से पहले नहीं कर सकती हैं अप्लाई। जहां तक बच्चों का आपने पूछा कि जी बच्चों के पासपोर्ट्स का मसला है, बच्चे यहां पे पैदा तो हुए लेकिन जब तक आपके पास इंडेफिनिट लीव ना हो आप बच्चों को रजिस्टर नहीं करा सकते फॉर परमानेंट स्टेटस। सो इसलिए वो चीज आपके ऊपर लागू नहीं होती। वो लॉ सिर्फ ये कहता है कि जब बच्चा यहां पे पैदा हुआ, जब उसके पेरेंट्स में से किसी एक को नेशनैलिटी मिल जाती है, इंडेफिनिटली मिल जाती है, वो सेटल स्टेटस उनका बन जाता है, तब आप उस बच्चे को रजिस्टर करा सकते हैं एज ए ब्रिटिश नेशनल, नॉट बिफोर देन। अभी आपके पास इंडेफिनिट लीव नहीं है, अभी आपका सेटल स्टेटस नहीं है। जब तक आपका सेटल स्टेटस नहीं होगा आपका बच्चा उसकी चीज़ के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और कहता चलूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि जी मेरे बच्चों को 7 साल हो गए यहाँ पे, मुझे उसके ऊपर कुछ करना चाहिए, तो ये याद रखिए कि बच्चों के 7 साल होने पे उनको 2.5 साल की लीव मिलती है। वो 2.5 साल को आपको 4 दफ़ा एक्सटेंड करा के 10 साल और गुजारने पड़ते हैं। उससे बहुत पहले आपकी डिस्क्रेशन लीव का टाइम पूरा हो जाएगा जो अभी ऑलरेडी चल रही है। सो वो 6 साल वाली लीव को ज़्यादा अहमियत दीजिए। वो 7 साल वाली जो चीज़ अभी नए रूल्स के अंदर आई है उसको छोड़ दीजिए, उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मेरा ख्याल है कि अगर आप इस चीज़ को समझ लें कि जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी होनी चाहिए बच्चों के साथ और इस एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए, आपने ये सिर्फ चीज़ प्रूव करनी है एक्सटेंशन के वक्त कि जो सर्कमस्टांसेस आपके पहले थे उन्हीं सर्कमस्टांसेस के ऊपर आप अभी भी चल रही हैं, उसी तरह से अभी भी आपकी लीव चलनी चाहिए और उसी पे आपको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। सो इंशाल्लाह उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। नज़ीन, अब मुझे बताया जा रहा है कि आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। प्रोग्राम के शुरू में जिस तरह मैंने अपनी एक खुशी आपके साथ शेयर की थी, मैं वो दोबारा शेयर करता चलूँ कि हमने अब अपना मैनचेस्टर ऑफिस भी बना लिया है और इंशाल्लाह कल से वहाँ पे भी काम शुरू हो रहा है। हमारी ईमेल भी आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है जहाँ पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा इल्फर्ड में भी अब हमारी ईस्ट लंदन में भी मुलाकातें लोगों से चल रही हैं। सो आप जहाँ पे भी अपनी अपॉइंटमेंट्स बनाना चाहें आप बना सकते हैं और फिर मेरे साथ आपकी वहाँ पे मुलाकात हो सकती है या हमारे और किसी सॉलिसिटर से आपकी मुलाकात हो सकती है। हमेशा की तरह मैं यही चाहूँगा कि आपका शुक्रिया अदा करता चलूँ, आपके वो बेपनाह मोहब्बत का और बहुत ज़्यादा प्यार का। जितने लोगों से मुलाकात होती है वो अच्छी बातें ही कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत मशकूर हूँ। जहाँ तक कोशिश हो सकती है कोशिश करता रहूँगा कि आपको मदद करता रहूँ। जहाँ पे भी कोई हेल्प कर सकता हूँ मेरी कोशिश रहेगी। जहाँ तक हम अपने ऑफिस में आपकी मदद कर सकते हैं हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि करते रहे। अपना जो रेस्ट ऑफ द बैंक हॉलीडे वीकेंड है उसको एंजॉय कीजिएगा और इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।